अगर आपका कोई पड़ोसी आपके घर की दीवारों की मरम्मत करेगा तो आपको कैसा लगेगा? सीधी सी बात है, अच्छा लगेगा और आप उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे और मानेंगे भी कि बेहतर है। इसी तरह से भारत भी कुछ कर रहा है, अपने कुछ पड़ोसी देशों और आसपास के देशों की मदद कर रहा है वहां के मंदिरों की मरम्मत करके, क्योंकि वो मंदिर भारत की भी अपनी ऐतिहासिक विरासत है और आज उस देश की भी ऐतिहासिक विरासत है, और जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। यही है भारत की मंदिर डिप्लोमेसी। तो सारी बातों को समझते हैं कि इन देशों की मदद भारत कर रहा है। दुनिया के कौन ऐसे मंदिर हैं जो भारत में नहीं है लेकिन दुनिया में है, और भारत उससे अपने आप को जोड़ के देखता है। चलिए सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत इंडोनेशिया के 1200 साल पुराने प्रम्बानन शिव मंदिर की बहाली में मदद कर रहा है। अब ये खबर क्यों आई? क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 6 दिवस की यात्रा में गए हुए हैं, जहां पर वो 3 देशों में विजिट करेंगे। सबसे पहले वो इंडोनेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद वो न्यूजीलैंड जाएंगे। तो न्यूजीलैंड भी 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा तो वो बड़ी बात है, लेकिन अभी हमें उनके इस 3 देशों के दौरे में पहले देश में रहना है, इंडोनेशिया में रहना है। अब देखिए, कई ऐसे हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं जो सिर्फ भारत में नहीं, भारत के कई देशों में है। जैसे बौद्ध धर्म का विस्तार भारत से शुरू होकर कई देशों में गया है, वैसे ही हिंदू मंदिर भी कई, हम मुख्य रूप से देखें तो पूर्वी एशिया के देशों में दिखाई देते हैं। तो अब बात यह है कि भारत उनमें से कई देशों के कई मंदिरों को एक साथ अभी मरम्मत करने में लगा हुआ है। तो भारत लगा हुआ मतलब भारत की तरफ से जो भी प्रमुख जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई हुई, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मरम्मत कर रहा है। तो ये मंदिर क्या है? प्रम्बानन मंदिर। अब ये प्रम्बानन मंदिर जो है, ये शिव मंदिर है। ऐसा मैं कहूंगा तो ये बात अधूरी होगी। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए इसके बारे में तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन कहां कहां पे भारत इस वक्त दुनिया भर में मंदिरों का संरक्षण कर रहा है और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भारत के पड़ोस में एक तो श्रीलंका है, थिरुकेशीश्वरम। दूसरा है पशुपतिनाथ, नेपाल के मंदिर को भी अभी उसकी मरम्मत के कार्य या उसको बेहतरी के लिए कुछ काम करने का प्रपोजल चल रहा है। लेकिन जहां काम चल रहा है, 5 मंदिर है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में। और उसके अलावा हम बात करें इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर है, जिसका भी हाल ही में मरम्मत के साथ ही उद्घाटन भी होने वाला है। 8 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं। इन 8 मंदिरों के बारे में आगे मैं आपको बताने भी वाला हूं, लेकिन दुनिया के नक्शे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको वियतनाम दिख जाएगा, लाओस दिख जाएगा, है ना, कंबोडिया दिख जाएगा। और यहाँ पे आपका ये जो इंडोनेशिया का जावा वाला क्षेत्र है, वहां पे ये प्रमानन मंदिर है, वो उसका शुभारंभ होने वाला है। और उसके अलावा मैंने आपसे बताया कि एक श्रीलंका में है और एक नेपाल में प्रपोजल चल रहा है। अब बात आती है यहाँ पे कि प्रम्बानन मंदिर के बारे में ही जान ले। मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहूँ शिव मंदिर है तो ये बात अधूरी होगी। अधूरी क्यों होगी? क्योंकि इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है इंडोनेशिया का, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शिव यानी कि तीनों ही देवता मिल जाएंगे, यानी कि त्रिदेव की मूर्ति है। और यहाँ पे बात की जाए कि 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। तो 9वीं सदी में निर्माण हुआ था, 1000 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। और इसके साथ ही और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसका नाम आता है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में अगर इसका नाम है, इसका मतलब कि बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, ना सिर्फ भारत की बल्कि आज की डेट में दुनिया की। तो इंडोनेशिया में एग्जैक्टली कहाँ पे है? योग्यकार्ता नाम की एक जगह है, और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इंडोनेशिया के जो संस्कृति मंत्री हैं फादली जोन, एएसआई टीम से मुलाकात कर सहयोग यहाँ पे मुख्य रूप से फाइनल किया था कि क्या होने वाला है। अब बात की जाए कि इस पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब शुभारंभ की बात तो हो गई है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, इसकी मरम्मत किस प्रकार से हो रही है। शुभारंभ बात करें तो एनास्टाइलोसिस। एनास्टाइलोसिस क्या है? अब ये नाम तो बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन काम भी उतना मुश्किल है। लेकिन आज के डेट में आसान हो गया क्योंकि एआई आ गया है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा? तो एनास्टाइलोसिस में होगा ये कि जो पत्थर है, जैसे मंदिर के पत्थर टूट टूट के बिखर के गिर गए, अब वो कौन से पत्थर किस जगह पे थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे एक पजल की तरह होता है, कई चीजों को बिखरा दो, अब उन्हें पहले की तरह बना के रखना है कि पहले किस कौन सी जगह पे कौन सा टुकड़ा या पार्ट था। आपको वो पजल सॉल्व करनी है। तो वो पजल सॉल्व करने के लिए मूल पत्थरों से ही पुनर्निर्माण किया जाएगा। जो बिखर के गिर गए थे पत्थर, उनको वापस पुरानी जगहों पे लगाया जाएगा। जहां पे बहुत जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत, उस जगह पर वो पत्थर लगा दिए जाएंगे जो जरूरी है, जो अब नहीं बचे हैं तो अलग से लगा दिए जाएंगे, जिससे वो पूर्ण रूप ना ले ले। तो नए पत्थर बहुत जरूरी होंगे तब, नहीं तो पुराने पत्थरों को ही एग्जैक्टली पजल को सॉल्व करना ही क्या कहलाता है? एनास्टाइलोसिस। अब बात आती है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात की
कि एग्जैक्टली अकेले क्या ह्यूमन इस चीज को कर पाएगा, तो नहीं, एआई की मदद लगेगी और एआई और डिजिटल तकनीक ही इसको आसान बना रही है। और भारत जब ये तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो दुनिया ये देख भी रही है और फिर दुनिया बाद में बोलेगी हमें भी अपनी जरूरत है कुछ ऐसे, अपने कुछ हमारे ही ऐतिहासिक विरासत है, हम भी उसको बेहतर ऐसे ही ठीक कर लेना चाहते हैं, मरम्मत कर लेना चाहते हैं, आप हमारी ये तकनीक से मदद कर दो, तो भारत वो मदद भी करेगा। अब अंकोर अंगकोर वाट नहीं है, ये अंकोर वाट है। तो ये जो लाइन लिखी है अंकोर, इसको हटा दीजिएगा। तो अंकोर वाट जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। और ये कहाँ पे है? अभी तो इंडोनेशिया में थे, लेकिन हम आगे आ गए हैं, क्योंकि हम कहाँ कहाँ पे संरक्षण कार्य चल रहा है वहां पे जानना है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, कंबोडिया में है। कभी कोई सवाल आए सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पे है? कंबोडिया। अब बात ये आती है कि एग्जैक्टली क्या है, इस तरह से है। और एएसआई ने ही यहाँ पे बहुत सारा काम उसकी बहाली किया था, लेकिन बहुत साल पहले 1986 से 1993 पर। अब क्या था कि बहुत सारे वनस्पति, इस जो बहुत पुरानी संरचना थी, तो पेड़ पौधे उसी से चिपक गए, लग गए, उसी में बड़े होते गए। तो उसको पूरा साफ किया गया, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया गया, जिससे कि वो स्थल खराब ना हो, वहां पे दोबारा से काई वगैरह ना जम जाए। और बारीक पत्थर की नक्काशी जो थी उसको और बेहतर किया गया। तो ये किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, यूनेस्को का है। और भारत की सबसे बड़ी विदेशी परियोजना थी, सब दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर को लेकर के। अब देखिए, अंकोर वाट मंदिर जो है सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, हिंदू मंदिर। फिर उसके बाद यह बौद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और आज की डेट में यह एक दोस्ती और भरोसे की बात है कंबोडिया और भारत के बीच में। तो यहाँ पे अब ये भी यूनेस्को के जो वैश्विक स्तर पे जो संरक्षण स्थल हैं, उसी में ये भी एक आता है। अब बात आती है तापरोहम। तापरोहम क्या है? 2004 से यह संरक्षण कार्य यहाँ पे चल रहा है। भारत सरकार यहाँ पे भी संरक्षण करा रही है, यानी भारत सरकार मतलब एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और पेड़ों की जड़ों में लिपटा यह प्रसिद्ध मंदिर है। आपने कभी फोटो देखी होगी कि ये मंदिर है, और देखिए पेड़ों की जड़ों से किस प्रकार से लिपटा हुआ मंदिर है, बड़ा फेमस है। तो अंकोर वाट के बाद कंबोडिया में भारत की जारी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। तो ये भी कहां पे है? कंबोडिया में है। अंकोर पर जो परिसर है उसी जगह पर है। तो अंकोर परिसर में हमने बताया अंकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा है, उसी परिसर में तापरोहम भी है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है प्रेह विहीर मंदिर। अब प्रेह विहीर मंदिर शिव को समर्पित पर्वत शिखर मंदिर है। अब प्रेह विहीर मंदिर के बारे में भी देखिए, यहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। कई मंदिर ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदू मंदिर थे, बाद में बौद्ध मंदिर हो गए। तो ऐसे आप बता सकते हैं कौन कौन से और मंदिर है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं बौद्ध मंदिर थे, किसी और धर्म के मंदिर बन गए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ये आपको पता नहीं एग्जैक्टली कौन कौन से मंदिर हैं। कंबोडिया थाईलैंड की सीमा पे है ये मंदिर, पिछले साल चर्चा में भी था हाल फिलहाल में। और इसके साथ ही ये भी यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है उसमें एक मंदिर है, और दीर्घकालीन संरक्षण का हिस्सा है भारत की तरफ से। आश्रम महारुसई पर भी संरक्षण कार्य, यहाँ पे जो आश्रम है उस पर भी जारी है। अब बात आती है कि ये संरक्षण का कार्य अभी भी चल रहा है। तो प्रेम विहीर नहीं है, प्रेह विहीर मंदिर है। कहीं कहीं पे मतलब आपको सुनने में लग सकता है, तो याद रहे एग्जैक्टली क्या है। तापरोहम के बारे में याद रखिएगा, जो तापरोहम मंदिर है ये जो है यह बौद्ध मंदिर है, और ये शुरू से ही बौद्ध मंदिर है। चलिए, अब उसके बाद आगे आते हैं मीसोन अभयारण्य। प्राचीन चंपा साम्राज्य का धार्मिक है। अब ये प्राचीन चंपा साम्राज्य 1000 साल से भी पहले का है। अब इस मंदिर की भी कुछ खास बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्वांग नाम वियतनाम में है। तो अब एक और देश आ गया। अब वियतनाम में है, हमने इंडोनेशिया देख लिया, कंबोडिया देख लिया, अब वियतनाम में आ गया। ये शैव मंदिर चौथी से लेकर 14वीं शताब्दी के समय का था। ये भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में आता है। 2017 से यहाँ पे संरक्षण शुरू है। और यहाँ पे संरक्षण के जब कार्यक्रम चला रहा था एएसआई, तो वहां पे शिवलिंग भी मिला था। और भारतीय उपमहाद्वीप से हिंदू परंपराओं के ऐतिहासिक जुड़ाव की पुष्टि ऐसे ही होती है कि अगर खुदाई से भी कुछ चीजें मिल रही, शिवलिंग मिल रहा है, इसका मतलब कि वहां पे बहुत पहले से ही वह धर्म मौजूद था। अब यहाँ पे वियतनाम के बाद अगला देश जो आता है वह आपका देखिए लाओस आता है। तो लाओस में दक्षिणी लाओस है, वाट फू खमेर शिव मंदिर बाद में बौद्ध स्थल बन गया। तो वाट फू कहाँ पे है? याद रखिएगा, दक्षिणी लाओस में है। और शिव हिंदू मंदिर था, फिर उसके बाद बौद्ध मंदिर के रूप में बन गया। और वहां पे दोनों ही के रूप में उसकी पहचान दुनिया के अलग अलग देशों में बनी हुई है। और बड़ी बात यह है कि आज की डेट में वो बौद्ध पूजा स्थल के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। यूनेस्को का एक जो प्रमुख जो है विश्व विरासत स्थल है उसमें ये भी शामिल है। और कई चरणों में इसमें लगातार सहयोग जारी है 2009 से। और तकनीकी विशेषज्ञता दीर्घकालिक जुड़ाव यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। अब थिरुकेथीश्वर केथीश्वरम मंदिर है, ये आपके सबसे पास में श्रीलंका जो है, वहां पे जो मन्नार है
मन्नार श्रीलंका में भगवान शिव को है, पंच ईश्वरम मुख्य रूप से उनकी पहचान है। अब ये जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है, लेकिन एएसआई का संरक्षण कार्य यहाँ पर ही पूरी तरह से चल रहा है और लगभग समाप्त होने वाला है। 2012 से शुरू हुआ था। शिव मंदिर है, अब ये याद एग्जैक्टली रहे कि एग्जैक्टली किस देश में है। कई बार अब हो सकता है जोड़ी बनाने के लिए आ जाए कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, क्योंकि ऐसे नहीं है ना, बात यहाँ पे धर्म की नहीं है, बात यहाँ पे है कि मंदिर जो है वो सिर्फ एक आस्था का और धर्म का विषय यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर ये भारत की कूटनीति का विषय है। सॉफ्ट पावर के लिए एक खास डिप्लोमेसी, जिसको हम कहेंगे हेरिटेज डिप्लोमेसी का विषय है, उसी को हमने मंदिर डिप्लोमेसी कह दिया। अब पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर अभी शुरू नहीं हुई है, अभी योजना जो है एएसआई तैयार कर रहा है, प्रपोजल तैयार हो रहा है और उसका काम आगे चल के शुरू होगा। लेकिन बात यह है कि ये पड़ोसी है, भारत के सबसे पड़ोसी देशों में है, तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है और ये सबको लगभग पता भी रहता है। काठमांडू में है पशुपतिनाथ का मंदिर, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में ये मंदिर है। तो अब अगली बात आती है कि धर्म से परे एक व्यापक दृष्टिकोण लिया जाए तो हेरिटेज संरक्षण केवल हिंदू मंदिरों तक नहीं है। हमने देखा कि वो मंदिर है जहाँ पे जो शुरू से बौद्ध मंदिर ही रहे हैं, वो भी है। वो भारत उन्हें अपनी विरासत मानता रहा है, ऐतिहासिक विरासत। तो आनंद मंदिर म्यांमार में जो है बौद्ध स्मारक है, भारत का संरक्षण योगदान में शामिल है। बागान के पैगोडा म्यांमार में है। ये जो क्षतिग्रस्त बौद्ध स्थल थे उसके संरक्षण का प्रयास कर रहा है। फिर इस्लामी स्मारक भी हैं कई ऐसे, स्पेशली पूर्वी एशिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पे भारत प्रयास कर रहा है इनके संरक्षण का, मरम्मत का। तो बात यह है कि इतना कुछ जो कर रहा है, तो इसमें किसके अंतर्गत कर रहा है, जिसको हम कहेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पहले भी क्या एक पॉलिसी थी, तो उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, 91-92 के टाइम पे आई थी। और वो लुक ईस्ट पॉलिसी ही एक प्रकार से हम कहें कि नए कलेवर में सामने आती है, तो उसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या था? जो पूर्व के एशियाई देश हैं उनसे संबंध, विशेष रूप से आसियान देशों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए प्रयास। तो देखिए, एक होता है ना, अमेरिका कैसे ट्रेड डील कर रहा है ईरान से, क्या कर रहा है, डरा रहा, धमका रहा, हमला कर रहा, दबाव बना रहा है। कई ऐसे दुनिया के देश हैं, जैसे कि हम चीन की बात करें, चीन का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो क्या कर रहा है, उसमें कई देशों के जो स्थल हैं उनको खूब सारा सहयोग किया जा रहा है। वहां पे अपना एक खास मार्ग का एक कह सकते हैं रास्ता तैयार किया जा रहा है चीन के द्वारा। पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, दुनिया भर के महाद्वीपों को कनेक्ट करने का प्रयास है, जिससे कि अपने सामान को दुनिया के बाजार में चीन पहुंचा सके। तो वैसे में अब दुनिया भर के देशों की भारत चीन मदद भी कर रहा है और उसके बाद फिर उनका फायदा भी उठा रहा है। लेकिन अब ऐसे में संबंध मजबूत रहेंगे कि आप किसी की मदद कर दो और फिर उसके बाद उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ, या इस तरह से कि एक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पत्थर तो पुराने हैं लेकिन रिश्ते नए और मजबूत होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक इस प्रकार से है कि जो वहां पे जो डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा जो इन देशों में रह रहा है, वो भी इस बात से एक होता है कि एक कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि होती है कि वो हमारे जो संरक्षण जो स्थल हैं, जो हमारी विरासत है, उसके लिए कुछ कर रहा है। तो वो कनेक्शन जो भारतीय डायस्पोरा का भारत के साथ है, वो भी और मजबूत होता है। तो सारी बातों में मुख्य बात यह है कि 50 से भी ज्यादा ऐसे सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं हैं जो विदेशों में पूरी हो चुकी हैं, कई अभी जारी हैं। और इसकी पूरी रणनीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो हेरिटेज डिप्लोमेसी को विदेश नीति के औजार के रूप में संस्थागत तरीके से तैयार किया गया है। अधिकतर परियोजनाएं कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। और दक्षिण पूर्व एशिया में क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक व धार्मिक प्रभाव वहां पे सदियों से देखने को मिला है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही याद रखिएगा। और प्रम्बानन जो है बहाली इंडोनेशिया के साथ संबंधों को और मजबूत करेगी। तो इंडोनेशिया कई जगहों पर उसका विस्तार है, कई द्वीपों में है, तो जावा जो है उस क्षेत्र पे है। अब उसके बाद बात आती है पूरी जानकारी, जो त्वरित हम डिसीजन देख लें तो कंबोडिया, अंगकोर लिखा है, इसको अंकोर पहुंची पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे। तो कंबोडिया अंकोर वाट 86 से 93 में विष्णु मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रहा, बाद में बौद्ध मंदिर के रूप में पहचान बनी, और ये यूनेस्को स्थल पे है। फिर कंबोडिया तापरोहम 2004 से है, पेड़ों से लिपटा मंदिर है। फिर उसके बाद वियतनाम में मी सोन 2017 से है, शैव चंपा साम्राज्य का है। लाओस वाटफू, ये शैव धर्म से संबंधित था, फिर बौद्ध स्थल के रूप में जाना गया। फिर श्रीलंका थिरुकेथीश्वरम 2012 से इस पे काम चल रहा है। इंडोनेशिया में प्रम्बानन जो है 2026 से चल रहा है, और यहाँ पे त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु और शिव की, जिसमें शिव की बड़ी सी है। फिर उसके बाद नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, और यह शिव मंदिर है, आप सभी को पता है, यह भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में है।
तो कौन सा भी नहीं है, तो श्रीलंका वाला भी नहीं है। बाकी इनमें से जो मंदिर हमने जाने वो सारे के सारे विश्व विरासत स्थल में आते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, एक जो खास तकनीकी की हमने बात की थी वो भी ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट पावर में क्या बढ़ोतरी होगी, ये बात अब तय हो चुकी है। भारत अगर ऐसा करेगा स्वाभाविक सी बात होगी। दूसरी बात, वह कनेक्ट करने का काम करेगा और सभ्यतागत जुड़ाव की जो पुनर्स्थापना है वो मजबूत करेगा, क्योंकि वो हमारे ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। अब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के रिश्ते सदियों पुराने हैं। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो हिंदू और बौद्ध मंदिर है। तो आधुनिक कूटनीति हम इसको कह सकते हैं। तो और चीन को काउंटर करने में भी ये मदद करेगा। जैसे हमने कहा कि चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आ रहा है, आर्थिक परियोजनाओं से क्षेत्र में पैठ बनाता है, लेकिन भारत क्या करता है, भारत गैर आक्रामक तरीका अपनाता है और संबंधों को मजबूत करता है। और दीर्घकालिक कूटनीति पूंजी इसे ही कहते हैं कि ये बात हमेशा याद रहेगी, वो जुड़ाव हमेशा रहेगा जो सॉफ्ट तरीके से अपनाया जाएगा। अब उसके बाद आगे की बात आती है, हम कुछ और लाभ देखें तो पर्यटन का भी लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी होगा उस क्षेत्र के लोगों को जहाँ पे हम बहाली करा रहे हैं दुनिया भर के देशों में। फिर डायस्पोरा और धार्मिक जुड़ाव मजबूत होगा, जो हमने अभी बात की थी, और बहुधार्मिक साख बनेगी, क्योंकि एक धर्म से ही जुड़कर ही भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सुधार ये नहीं करा रहा है। हिंदू, बौद्ध और इस्लाम तीनों ही धर्मों से कई ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे वो अच्छा काम करा रहा है। और तकनीकी विशेषज्ञता, जो मैंने कहा था एएसआई क्या काम कर रहा है, एनास्टाइलोसिस, ये तकनीकी क्या है, पत्थरों को पजल की तरह सॉल्व करके पुरानी संरचना को वैसा का वैसा तैयार कर देना उन्हीं पत्थरों से जो गिर गए हैं। ठीक है, चलिए अब सारी बातों को मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है। तो अंतिम बात यह है कि कूटनीति सिर्फ व्यापार समझौते, सैन्य गठबंधनों तक सीमित नहीं है। यह साझा संस्कृति और इतिहास और विरासत को एक जोड़ने के लिए मजबूत आधार बनती है। और अंकोर वाट तक फैली यह पहल एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सांस्कृतिक गहराई देती है। अब बात यह है कि आपको याद रहे कि जो हम पूरी दुनिया को सॉफ्ट पावर दिखा रहे हैं, तो उसमें एक मजबूत रीढ़ की तरह ये तरीका काम करेगा, जो भारत के हित में जाता हुआ पहले से दिखाई दे रहा है। तो सारी बातें अगर हो गई हैं, तो एक सवाल है, उसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। सवाल ये है कि भारत को तो हम जानते हैं कि आसियान में नहीं है, लेकिन आसियान सदस्यों की संख्या कितनी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन एक सबसे बेहतर कोर्स है, क्योंकि वो ऑनलाइन तो है ही, वह लाइव ही है। और आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी जीएस की, चाहे वह प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी जीएस फाउंडेशन कोर्स में। अब ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है क्या, तो आपकी सारी क्लासेस लगभग 1.5 साल में तैयार हो जाएंगी, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी दिल्ली और करोल बाग, यानी कि करोल बाग दिल्ली और नोएडा की। और साथ में पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। करंट अफेयर की भी क्लासेस मिलेंगी और उसके साथ ही करंट अफेयर की मैगजीन और नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सब कुछ आपको अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में है, उसे ओपन करके अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8750187501। तो चलिए फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।